नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव एक बार पुनः अपने अंग्रेजी के नेक्स्ट वीडियो के साथ अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में उपस्थित हुआ हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट का। इसके पहले हमने प्रेजेंट के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं मैं उनको डिटेल में आपको बताया। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में आप बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। मैं आपको बताया था कि टेंस की पहचान कैसे की जाती है। जैसे कि मैं आपको बताया था पास्ट की जो पहचान होती है था, थी, थे, और इंडेफिनिट की पहचान मैं आपको बताया था ता, ती, ते। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक साथ इसको बोलेंगे तो इसकी आइडेंटिटी भी हमारी यानी पहचान भी हमारा हो जाएगा ता था, ती थी और ते थे। या वाक्य के अंत में या, ई, ये भी आ जाते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है डिड। ये पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 12 जो टेंसेस आपको बतलाने हैं, 12 टेंसों में सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। पहला टेंस था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जा चुका है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा बहुवचनकर्ता होता तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं रूल के तहत। उसी तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें रूल होते हैं, नियम होते हैं। रूल आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, वो भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हमें कर्ता लिखनी है, उसके बाद सहायक क्रिया की दूसरी अवस्था, और लास्ट में हम लिखते हैं कर्म। इसी रूल पर हम चलते हैं। जैसे पहला उदाहरण के तहत हम देखें। पहला, राजू फूल तोड़ता था। राजू फूल तोड़ता था। भाइयों, हमने आपको यह भी बताया है कि जब भी ट्रांसलेशन करना होता है तो सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है टेंस का पहचान करना, उसके बाद नंबर आता है तो सेंटेंस की पहचान करना। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, तो आज हम इसी को बता रहे हैं। लेकिन जब टेंस का नाम न लिखा रहेगा तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह टेंस कौन सा है। तो यहां पर राजू फूल तोड़ता था। अब यहां पे देखिए ता था और ता था, ती थी, ते थे, किस टेंस की आइडेंटिटी बताई गई आपको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी बताई गई है। यानी हमारा टेंस क्लियर हो गया। अब सेंटेंस को पता करते हैं। राजू फूल तोड़ता था, यानी इसमें स्वीकारने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। अगर इसमें नहीं शब्द आया होता तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाता, जैसे क्या राजू फूल तोड़ता था,
राजू फूल क्यों तोड़ता था, राजू फूल कहाँ तोड़ता था, राजू फूल कैसे तोड़ता था, राजू फूल कब तोड़ता था। इस तरह से अगर वाक्य में शब्द रखे जाते तो हमारा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन फिलहाल हमें आपको पढ़ना है अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो यहां पे हमने बताया कि सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है। कर्ता हमारा इसमें कौन है, जैसे आपको ये भी बताया है कि कर्ता की पहचान अगर करनी है वाक्य में कौन शब्द रख देने से कर्ता की पहचान होती है। जैसे फूल कौन तोड़ता था, अब कौन की जगह पे किसका नाम आ रहा है, राजू का, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राजू। राजू की अंग्रेजी लिख दिए, कर्ता हमारा हो गया। अब इसके बाद कर्ता के बाद आते हैं सहायक क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया। हम यहाँ पे सहायक क्रिया लिखे हैं, यहाँ पे रहेगा मुख्य क्रिया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे लिखावट में। तो मेन वर्ब का मतलब ही होता है मुख्य क्रिया। अब कर्ता के बाद हमको लिखना है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया आपका है तोड़ता था, तो तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लग होता है। तो मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखनी है, सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हम इसमें ईडी जोड़ देंगे। वैसे अक्सर जहां पर सी एच आता है या सी एच आता है या डबल एस आता है, ऐसे कंडीशन में ईडी लगा देने से वह आपका फर्स्ट फॉर्म से जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में वो हो जाता है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखना था, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिख दिए। राजू प्लग्ड, तुम क्या तोड़ते हैं, फूल की बात हो रही, राजू प्लग्ड फ्लावर, ये हमारा हो गया। दूसरा है राम ने रावण को मारा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा वाक्य को आपको समझना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस के माध्यम से हमको पकड़ना है कि टेंस कौन सा है। पहले टेंस की पहचान करनी है। तो आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस की आइडेंटिटी यानी पहचान बताया गया था, ता था ती थी ते थे, और यहाँ पे तो ता था ती थी ते थे आया ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। देखिए, राम ने रावण को मारा, इसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, राम ने रावण को मार दिया। कहने का मतलब या ये भी आता है, आपको पहले ही बताया, हम लिखे नहीं थे फिर भी ये देख लीजिए। तो राम ने रावण को मार दिया, कहने का मतलब ये भूतकाल की बात हो गई। तो राम ने रावण को मार दिया। अब यहां पर एक नाम जो है कर्ता का काम कर रहा है, एक नाम जो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म की ओर इशारा कर रहा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमको कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो राम हमारा कर्ता है, तो यहां पर राम हम लिख देंगे। राम को हमने लिख दिया, राम कर्ता था। अब मुख्य क्रिया हमारा क्या है, मारना, क्योंकि मारना का अंग्रेजी होता है किल। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म जब लिखेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म होता है किल्ड। राम किल्ड द रावण। बिल्कुल आसान है, नियम के तहत चलेंगे तो आसानी से ये चीजें होती चली जाएंगी। यदि आपके शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप ले लें। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताएंगे। इसके बाद का जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, थोड़ी सी हमारी लेखनी कमजोर है, लिखावट, तो फिलहाल एक एक हो सकता है, अगर लेटर क्लियर ना हो पा रहा हो स्पेलिंग में तो फिर भी यहाँ पे मैं बोलते चल रहा हूँ। यहाँ पे NEGATIVE लिखा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब यह जो वाक्य है, इस वाक्य में रूल चेंज हो जाता है। इस वाक्य में हमारा जो रूल होता है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, HV लिख रहे हैं तो यानी हेल्पिंग वर्ब आप पढ़िएगा, तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता,
फिर उसके बाद लिखना है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ हमको नॉट लगाना है, फिर लिखना है मुख्य क्रिया, फिर मुख्य क्रिया के बाद हमको लिखना है लास्ट में कर्म की अंग्रेजी लिखनी है। इस बात को हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, जैसे ही डिड का प्रयोग होगा तो हम जो मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते थे तो दूसरी अवस्था का प्रयोग हमको नहीं करना है। कहने का मतलब जो जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा, चलिए हम एक उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं, जैसे वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते थे। वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते थे, तो यहां पे हमने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है। मैदान में फुटबॉल कौन नहीं खेलता था, तो निकल करके आ रहा है वे, तो यहां पे हमने लिख दिया वे की अंग्रेजी हो गई दे। अब हेल्पिंग वर्ब आपका एक ही है तो आपको एक वचन बहुवचन करता देखने की जरूरत है नहीं, तो तुरंत ला करके हम लिख देंगे यहाँ पर डेड। और नहीं शब्द आया है वाक्य में तो हम नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट। दे डिड नॉट, मुख्य क्रिया हमारा है मित्रों खेलते थे, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। आपको पहले ही बताया गया कि जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा तो हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, यानी दूसरी अवस्था नहीं लिखी जाएगी। सेकंड फॉर्म न लिख करके हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कहने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस में डिड नॉट या डिड का जब प्रयोग होगा तो हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे। यहाँ पे दूसरी अवस्था अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। दे डिड नॉट प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। कहां खेलते हैं, मैदान में, तो यहां हो जाएगा इन द गार्डन। वैसे भी थोड़ा सा आप जान लें कि क्रिया के बाद ही हमारा जो है कर्म लगा होता है, और बाकी ये जो समय होता है, स्थान होता है, इन सब की अंग्रेजी ले जाकर के हम सबसे आखिर में लिखते हैं। तो ये चीज देखिए, सबसे पहले हमने कर्ता लिखा है, कर्ता के अनुसार हमने सहायक क्रिया लिखा है। खेलते थे आपका मुख्य क्रिया था, हमने मुख्य क्रिया लिख दिया है। क्रिया के साथ आपका फुटबॉल जुड़ा हुआ है, हमने फुटबॉल की अंग्रेजी लिख दी है। मैदान में, चूंकि ये स्थान का बोध करा रहा है, स्थान की अंग्रेजी हमने लास्ट में लिख दिया है इन द गार्डन हो गया। दूसरा देख लेते हैं, मीरा सुबह में अखबार नहीं पढ़ती थी। मीरा सुबह में अखबार नहीं पढ़ती थी। यहाँ पे कर्ता हमारा कौन है, मीरा, तो मीरा का अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे मीरा हो गया। मीरा के साथ एक ही सहायक क्रिया है डिड नॉट, तो यहाँ पे हम डिड नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो यहाँ पर हम डिड नॉट लगाएंगे। मीरा डिड नॉट, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। अगर सेकंड फॉर्म होता, डिड नॉट नहीं होता तो सेकंड फॉर्म लिखते, तो सेकंड फॉर्म जब होता लिखा तो जाता रीड, लेकिन पढ़ते इसको रेड पढ़ते, क्योंकि आपको बताया गया है रीड रेड रेड। रीड फर्स्ट फॉर्म होता है, रेड सेकंड फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है, स्पेलिंग वही होती है। मीरा डिड नॉट रीड, क्या पढ़ते हैं भाइयों, अखबार। अखबार की अंग्रेजी होती है न्यूज़पेपर। अब देखिए ये सुबह में समय की ओर इंगित कर रहा है, तो इसका मतलब इन द मॉर्निंग हो जाएगा। ये हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा यदि पढ़ाने में कोई समस्या होती है या कोई पार्ट आपको समझ में आता है तो कृपया कर आप भी कमेंट बॉक्स में इसको लिखना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे द्वारा जो कुछ भी गलतियां होती हैं तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और इसमें थोड़ा सा आपको और भी ध्यान देना है, यदि कभी नहीं शब्द आता है
तो आप यहाँ पर नेवर का प्रयोग कर देंगे, बाकी जो है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था ही लिखी जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको प्रश्नसूचक वाक्य से भी जाना जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होता है ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका कहलाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए, अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में उदाहरण दिया था, राम ने रावण को कब मारा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, क्या लक्ष्मण ने विभीषण को मारा। अब यहां पे आप देख लें, दो वाक्य हमने लिखे हैं, दो के दोनों वाक्य हमें आपको समझना है कि यह कौन सा वाक्य। राम ने रावण को कब मारा। अब यहां पे देखिए पूछ लिया गया कि कब मारा, यानी कब क्या क्या है, कब ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न करने वाला शब्द है, यानी प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो जब किसी भी वाक्य में जब हम प्रश्नवाचक शब्दों को ला करके रख देंगे तो हमारा बन करके तैयार हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, बन करके तैयार हो जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसको जानने से पहले सबसे इसको आप समझ लें, जब वाक्य में क्या शब्द आता है तो हम क्या करते हैं। आपको इसके पहले के वीडियो में जब टेंस पढ़ा रहे थे प्रेजेंट का, तो उसमें भी हमने इसका उल्लेख किया था कि वाक्य में जब क्या शब्द पहले आते हैं तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, उसके जगह पे हम सहायक क्रिया लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जब इस टेंस की सहायक क्रिया एक ही है, डिड ही है, तो हमें आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर सहायक क्रिया डिड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कर्ता कौन है, विभीषण को कौन मारा, लक्ष्मण ने, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिड लक्ष्मण। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, मारना, तो मारना का अंग्रेजी क्या होता है, किल। देखिए अभी आपको पहले बताए थे कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें आपको मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लिखनी है। तो डिड लक्ष्मण किल, किसको मारे हैं, विभीषण, विभीषण, ये आपका तैयार हो गया। डिड लक्ष्मण किल द विभीषण, ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, राम ने रावण को कब मारा, राम ने रावण को कब मारा। अब इसमें देखिए, जब प्रश्न करने वाला शब्द पहले न आकर के जब वाक्य के बीच में आता है, पहले न आकर के यहाँ 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 कहीं भी आ जाए, चाहे वाक्य के आखिर में ही क्यों ना आ जाए, तो सबसे पहले ही उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न करने वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, कब। प्रश्न करने का काम कर रहा है कब, तो हम यहाँ पे कब की अंग्रेजी लिख देंगे। कब की अंग्रेजी हो जाती है when। आपको यह भी बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता नहीं लिखते हैं, कर्ता के पहले ही हमें आपको सहायक क्रिया लिखनी होती है। तो इसमें सहायक क्रिया एक ही है, तो सहायक क्रिया आपका डिड है, तो यहाँ पे हम डिड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कर्ता कौन है, कर्ता है आपका राम, तो यहाँ पे हमने राम लिख दिया। आपको पंक्चुएशन अभी नहीं बताया गया है, बहुत से मित्र भी होते हैं, बहुत से छोटे बच्चे भी होते हैं, जब उनको लिखने के लिए कोई चीज़ या कोई टॉपिक दी जाती है, अक्सर लिखावट में कमी कर जाते हैं। कहाँ पर हमको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, कहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के नाम से ये भी जाना जाता है, कहाँ पे अल्प विराम होता है, यानी जो है कॉमा
और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज़ें जो यूजेस इसके होते हैं मैं देखता हूँ। जैसे ही टेंस आपका क्लियर होता है तो टेंस क्लियर होने के बाद मैं आपको सबसे पहले पंक्चुएशन बताने का ही काम करूँगा। पंक्चुएशन हो जाता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ों को एक एक कर करके मैं आपको बतलाऊँगा। जो भी कमी होती है मेरे द्वारा आप प्लीज़ जो है उसको कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करेंगे ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। तो फिर आ जाते हैं इस टॉपिक पर, राम ने रावण को कब मारा, व्हेन डिड राम। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया है आपका मारना, तो मारना का अंग्रेजी हो जाता है किल। व्हेन डिड राम किल द रावण। बस ये आपका हो गया। जिन मित्रों को, जिन भाइयों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं शब्द आता है। जैसे कह दिया जाए, क्या लक्ष्मण ने विभीषण को नहीं मारा, क्या लक्ष्मण ने विभीषण को नहीं मारा। वाक्य में अगर नहीं शब्द आता है तो आपको हम इसके पहले की वीडियो में बताए हैं कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के जस्ट बाद ही हम नहीं शब्द लिखते हैं। तो हमारा कर्ता यहाँ पर लक्ष्मण था तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, नॉट लिख देते। फिलहाल इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया था तो इसलिए हमने इसको नहीं बताया था। तो याद आया कि मैं इस चीज़ को नहीं बताया हूँ तो मैं इसको भी आपको बताने का प्रयास किया हूँ। और आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये समझने में तो थोड़ा सा इधर उधर लगता है लेकिन ये बिल्कुल आसान होता है, छोटे भी होते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है वह गया, अक्सर बच्चों से पूछा जाता है वह गया, इसका ट्रांसलेशन बताइए। तो कहने का मतलब वह की अंग्रेजी लिख दी जाएगी ही गया, यानी मूल शब्द क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट। वैसे भी सब लोग जानते हैं वेंट का मतलब होता ही है गया। अब जैसे अब इसको थोड़ा सा घुमा अगर दिया जाए तो हम कर दें वह जाता था, वह जाता था। अब इसको वह गया तो बता दिए ही वेंट, और वह जाता था तो जिनको तो रूल पता है तो तुरंत इसको कैच कर लेंगे, इसको बता देंगे। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या है, ही जाता था। क्योंकि जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। क्यों सेकंड फॉर्म लिखा गया, क्योंकि जाता था, था आ रहा है। था किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब मैं आप लोगों को कुछ वर्क दे रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट से, जिसको आप बताएंगे। मित्रों अभी इंग्लिश में मैं टेंस पढ़ा रहा हूं और टेंस के साथ एग्जाम में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं ग्रामर बेस पर जो कि एग्जाम में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हो सकता है मैं वो चीजें आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग पढ़े लिखें और नॉलेज लेकर के आप आगे को बढ़ें, माता पिता का और अपने टीचर्स का जो है मान सम्मान को बढ़ाएं। और मैं आपको वर्क देता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। आप जंगल में लकड़ियां कैसे काटते थे। दूसरा है, मेरा भाई मेरे लिए खूब मेहनत करता था।
क्या कुछ लड़के रास्ते में इधर उधर चलते थे? क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिला था, हम नीचे लिख दिए हैं। एक लास्ट आपको और दे दे रहे हैं। वे अखबार कभी नहीं फाड़ते थे। ये 4 सेंटेंस में आपको दिया हूं। अब इसमें आपको पता करना है कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस का है, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस का है और कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। सेंटेंस को आप पहचानते हुए जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आसानी से आप इसको जो है कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसको लाइक करेंगे। और अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में लगभग 10 से 12 अध्यापकों का बैच है, जिसमें समस्त अध्यापकों का यही प्रयास रहता है कि अपने आसपास क्षेत्रों के या दूर दराज से जितने भी छोटे बंधु हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अधिक से अधिक जानकारियां दी जाएं। और मैं इसी शब्दों के साथ यहाँ पर विराम लेना चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।